मॉर्निंग गाइस। स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट क्लासेस विद राहुल में। जैसा कि पता है कि डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर का मैथ का पेपर आउट हो जाने की वजह से उसको रीशेड्यूल कर दिया गया, जो कि 25 नवंबर को होना फिक्स है, जिससे कि दोबारा परीक्षा होने में पेपर या तो उसमें कुछ टफ बन सकता है या इजी बन सकता है, वो कोई नहीं जानता है। लेकिन जो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर से कंपेयर करने पे पता चलता है कि कुछ रिपीट हुए हैं या पैटर्न उनका सेम उसी प्रकार का है, जिसके जिसको समझने में कुछ आसानी हो जाए, पेपर देने में थोड़ा सा इजी हो जाए। इसके लिए हमने क्या किया है कि प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन बनाया है, जिसको हमने आपके समक्ष रख रहे हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन होंगे। उससे पता चलेगा कि इस पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसी श्रेणी में हम पहला पेपर 2015 का उठाते हैं, जिसमें पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा अंडर रूट 2, अंडर रूट 4, अंडर रूट 0.4 और अंडर रूट 0.2 में परिमेय संख्या हैं, जिसमें हमको पता करना है परिमेय संख्या कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है हमारा 0.4। तो 0.4 है, तो 0.4 को निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका 2 आ जाएगा। हाँ, दूसरा ऑप्शन है 0.2। 0.2 0.2 सर, अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 को सॉल्व करेंगे तो इसको 1 पॉइंट समथिंग आता है, तो ये तो नहीं होगा। जो कि परिमेय संख्या, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या जिनको पी बाई क्यू के रूप में निरूपित कर सकते हैं, और पी और क्यू दोनों क्या हों, इंटीजर हों, और क्यू हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, तो पी बाई क्यू के रूप में निरूपित कर सकते हैं। जैसे कि अब अंडर रूट 4 की वैल्यू निकाले हैं, अंडर रूट 4 की वैल्यू निकाले हैं तो आया है हमारा 2। तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, यानी कि ये ऊपर वाला पी हो गया, नीचे वाला क्यू, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि और कोई वो वाला नहीं, जिसमें पी बाई क्यू के रूप में निरूपित कर सकते। अंडर रूट 0.4 हो गया तो वो तो नहीं हो सकता, 0.2 भी नहीं हो सकता है। अंडर रूट 2 वाला है तो ये 1 पॉइंट करके चला जाएगा, उसका आ जाएगा। तो इसके हिसाब से ये पहला वाला इसका आंसर सही होता है, जिसमें परिमेय संख्या है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि 33.328 में 2 का स्थानीय मान क्या होगा। अगर हमसे दशमलव के पहले का पूछता, जैसे इस 3 का पूछता, तो हम आसानी से निकाल सकते थे। अब इसके निकालने के लिए कुछ लोगों को थोड़ी सी कठिनाई भी हो सकती है कि कैसे निकलेगा। तो उसको इसको भी निकालना आसानी है, जिसको इस माध्यम से निकाल सकते हैं कि दशमलव के दाहिने साइड वाले को निकालने के लिए क्या करते हैं कि वो संख्या इंटू 1/10 लिखते हैं। तो पहले वाली संख्या जो 0.3 है, तो इसको निकालने के लिए 3.1/10, तो जिसकी वैल्यू हो जाएगी 0.3 हो जाएगी। और ये 2 वाला है, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 × 1/100, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.02। एक ये क्यों क्यों होती है, ये 1/100 जो है, जब इसमें भाग करते हैं तो नीचे 2 जीरो हो तो ऊपर क्या करता है, वो 2 अंकों पे दशमलव ला देता है। तो 2 अंकों पे दशमलव ला दिया है। ऐसे ये 8 वाला है, 8 वाले के लिए निकालेंगे तो 8 × 1/1000। तो ये करेंगे तो यहाँ यहाँ 3, जब जब 2 था तो 2 अंक पे लाया है, जब 3 जीरो है तो 3 अंक पे ला देगा, तो 0.008 हो जाएगा। जो कि हमसे पूछा किसका, दूसरे वाले का, 2 वाले का पूछा है। तो 2 वाले का पूछा है तो 2 का हो जाएगा 0.02। तो हमारा इस हिसाब से हमारा आंसर होगा तीसरा, अब श श वाला हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे, बहुविकल्पी। तो 2 की घाते x+1 बराबर 16 में 16, तो x का मान क्या होगा। तो x का मान निकालना है, तो ये भी निकालना आसान है। इसके लिए हमें घातों की तुलना करना पड़ता है, और क्वेश्चन लगाने के लिए ऐसे ऐसे प्रोसेस अपनाते हैं। 2 के पावर x+1 कर लेंगे इक्वल टू, अब 16 को क्या करते हैं कि 16 को उसके गुणनखंड के रूप में लिख देते हैं। तो 16 को गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे
दो यानी कि 4 बार 2 लिखना पड़ेगा। यानी कि ये 2 का कितने घात के रूप में जाएगा, तो 1 2 3 4, 4 2 के पावर 4 के चला जाएगा। तो जब आधार समान होते हैं और तुलना करना होता है, इक्वल टू के दोनों साइड होता है, बराबर के साइन के बगल लगल, तो आधार समान होने पर घात समान हो जाती है। ये हम पहले पढ़े हैं। तो इस हिसाब से घातों की तुलना कर देंगे, x+1 बराबर आ जाएगा हमारा 4। तो फिर एक को इधर पक्षांतर करें तो इधर जोड़ रहा है तो इधर जाएगा तो घटाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 4 - 1, तो x बराबर हो जाएगा 3। हमारा आ जाएगा 3 आंसर। तो x बराबर 3 आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ब। x की वैल्यू हमारा 3। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। तो चौथा क्वेश्चन है कि 1/8 - 3/8 प्लस 2/8 भागे 1/4 का 1/2 का मान क्या होगा। तो ये हमारा सरलीकरण का क्वेश्चन है, जो कि हम लोग पढ़े हैं बॉडमास रूल, उसके हिसाब से लगेगा। तो इसके हिसाब से लगेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले देखते हैं बॉडमास रूल क्या होता है। वो होता है का को पहले काटिए, ता पीछे 2 भाग, गुणा करे धन जोड़ के ऋण को दिए घटाया। ये होता है कि का को पहले सॉल्व करते हैं, फिर भागे को सॉल्व करते हैं, फिर गुणे को, फिर धन को, फिर ऋण को। का मतलब होता है गुणे, का मतलब होता है गुणा। का जहाँ होता है उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग का हटाकर गुणे का साइन लगाते हैं। तो अब ये 1/8 हमने उतार लिया, 3/8, 2/8 उतार लिया, भागे 1/4। अब का के जगह पर हम 1/2 का के जगह पर हमने गुणे का साइन लगा लिया। अब गुणा करना है तो गुणा कर देंगे। अगले स्टेप में देखते हैं 1/8, फिर वैसे उतार लिए, फिर ये देखो ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई कर देगा। तो 1/8, 1/4 गुणे 1/2 तो 1/8 हो जाएगा। अब आते हैं अगले स्टेप पे, 1/8 वैसे उतार लेंगे, 3/8 धन 2/8। अब क्या करते हैं कि भाग वाले जगह पे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, उसको गुणे में चेंज कर देते हैं और जो हमारे संख्या होती है उसको उलट देते हैं, 1/, करके लिख देते हैं। तो 1/8 है तो 8/1 हो जाएगा। तो 8/1 हो गया, 8 से 8 ये कैंसिल आउट हो गया। अब हम उसके बाद कौन सा है, भागे के बाद आता है फिर हमारा गुणे का साइन करते हैं। तो गुणा कोई है नहीं इसमें। तो अब आते हैं फिर धन पे। तो धन वाला कौन कौन सा है, तो अब देखते हैं। तो 1/8 माइनस ये उतार लिए पहले 2/1, ठीक। अब देखते हैं ये वाला हमारा धन वाला है और ये वाला है, तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं पहले 1/8 और इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम हो जाएगा 8 और इसका करते हैं तो 1 आ जाएगा, इसके नीचे 1 है तो 1 8 बढ़ जाएगा, तो ऊपर अंश वाले में गुणा होगा तो 16 आ जाएगा। तो 16 आ जाएगा, तो आ जाएगा 16 - 3/8। अब इसको हम ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा आपको जोड़ने पे आ जाएगा हमारा 17/8 -3/8। फिर इन दोनों का हर समान है तो फिर इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 17 - 3/8। तो इसको सॉल्व करने में आ जाएगा हमारा 14/8। फिर इसको सरल करेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 चौको 8, तो आ जाएगा हमारा 7/8। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हमारा आ जाएगा 7/4, ऑप्शन सी 7/4। अब आते हैं हम पाँचवें क्वेश्चन पे। पाँचवा क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज की भुजाएं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर त्रिभुज होगा। तो ऑप्शन दिया है समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, विषमबाहु, सम त्रिभुज संभव नहीं है। तो अगर हम सीधे क्वेश्चन देखे पढ़े या कुछ उसमें डीप तक नहीं सोचे तो सीधे मार देंगे क्या, विषमबाहु त्रिभुज मार देंगे। लेकिन विषमबाहु त्रिभुज नहीं होगा। त्रिभुज पढ़ते वक्त एक नियम वहाँ पे देखा जाता है कि अगर अगर किसी बड़ी भुजा, यानी बड़ी भुजा कौन सी है, 5,
का अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर है तो वो त्रिभुज कभी संभव हो ही नहीं सकता है। तो इस हिसाब से हम इसमें लास्ट वाला ऑप्शन सही होगा कि त्रिभुज संभव नहीं है। अब आते हैं हम अतिलोकप्रिय क्वेश्चन पे। हाँ, तो देखिए ये 5 वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ था, बस अंक बदल गए थे लेकिन 5 वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ था। ये वाला भी रिपीट हुआ था कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, लेकिन उसमें डिजिट थोड़ा सा बदल दिया था। ये त्रिभुज, ये वाला ये तो सेम ही था लेकिन बस इसमें अंक बदल दिए थे। ये पूछा था कि इसमें त्रिभुज संभव है या नहीं। ये आपके 2 क्वेश्चन ऐसे रिपीट हुए थे। फिर आते हैं लघुत्तरी पे, अति लघुत्तरी पे। तो अति लघुत्तरी का छठा क्वेश्चन, इस टाइप के भी क्वेश्चन रिपीट हुआ था जो कि इसमें दिया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको कॉमन चीज़ें देख के उसके बाद गुणनखंड करना पड़ता है। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा छठा क्वेश्चन। अब देखते हैं कि दोनों में कौन सा कॉमन है और हमको कौन सा एक फार्मूला पता है। तो हमको वर्गांतर का फार्मूला है, तो हम क्यों ना इसके घाते 3 के रूप में लिखा हुआ है तो इसको हम 2 के घाते के रूप में लिख लें। तो ऐसा करने के लिए क्या करते हैं, एक्स और वाई यहाँ से कॉमन कर लेते हैं। तो पहले वाले में से एक्स कॉमन होगा तो क्या बचेगा, पहले वाले में से एक्स कॉमन होगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, और बचेगा हमारा वाई चलाएगा तो वाई ख़त्म, एक्स स्क्वायर बचेगा बस। दूसरे वाले में से एक्स वाई कॉमन करेंगे तो एक्स चलाएगा, वाई के 2 घात बचेगा, ये आ गया। तो जब ये देखते हैं तो हम लोग पढ़े हैं वर्गांतर फार्मूला कि एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में होता है ए माइनस बी। तो इस हिसाब से हम इस वाले पार्ट को भी लिख देंगे। तो एक कोष्टक में यक्स धन वाई, एक कोष्टक में यक्स माइनस वाई, और ऐसे ही लिख देंगे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक कोष्टक में एक्स प्लस वाई, एक कोष्टक में एक्स माइनस वाई और एक्स वाई। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, सातवें क्वेश्चन पे। सातवें क्वेश्चन क्या है, एक बागीचे में 2025 पौधे लगे हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितने की बागीचे में कुल पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे लगे हैं। ये क्वेश्चन आपका रिपीट है। ये क्वेश्चन 2020 ये 20 वाले पेपर में सेम टू सेम दिया हुआ था। तो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है, स्क्वायर निकालने आएगा तो क्वेश्चन लग जाएगा आराम से। तो हमको पहले मान लेना, क्या माना पंक्ति में एक्स पौधे लगे हैं। और प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि पंक्तियों की कुल संख्या, मतलब पंक्तियों की कुल संख्या क्या है, प्रत्येक पंक्ति में लगे पौधे। तो हमने प्रत्येक पंक्ति में लगे पौधे की संख्या मान लिया क्या, यक्स। यानी कि पंक्तियों की कुल संख्या भी कितनी हो जाएगी, पंक्तियों की कुल संख्या भी यक्स ही हो जाएगी। यानी कि पंक्तियों की संख्या बराबर पंक्ति में लगे संख्या लगे पौधे, दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स। तो हमको पता है कि जैसे कि ये बागीचे में कोई बागीचा है, तो बागीचा है जैसे कि ये बागीचा है, तो बोल रहा है कि ये पंक्तियां हैं और अगर 4 पंक्तियां हैं तो एक एक पंक्ति में 4 पौधे भी लगे हैं। कहने का मतलब यही है, यानी कि इधर भी 4, इधर भी, ऐसे ऐसे 4 4 पौधे लगे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि टोटल जो पंक्ति होगी और पंक्ति और पौधों की संख्या होगी, उन दोनों का मल्टीप्लाई ही तो टोटल पौधे होंगे। तो यही है, पंक्ति की संख्या गुणे पंक्ति में पौधों की संख्या। तो यक्स इंटू यक्स, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर टोटल पौधे जो कि हमारे क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है, तो हो जाएगा 2025 आएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 2025। तो फिर एक्स का मान निकालने के लिए ये हो जाएगा अंडर रूट 2025। तो 2025 अंडर रूट में है तो इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने के लिए हम गुणनखंड विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसे हम गुणनखंड निकालिए, ऐसे करके निकालना होता है, निकाल लिए तो अंडर रूट आ जाएगा। तो क्या करते हैं कि जो गुणनखंड होता है उसके दो दो का
पेयर बनाते हैं, दो दो का जोड़ा बनाते हैं और दो दो के जोड़े में से एक एक जोड़ा बाहर निकल जोड़े में से एक एक बाहर निकल जाता है, वही हमारा वर्गमूल हो जाता है। तो 3 × 3 × 5 हो जाएगा, तो 3 × 3 = 9 और 5 × 45 हो जाएगा, x बराबर 45, यानी कि प्रत्येक पंक्ति में लगे पौधों की संख्या होगी 45, जो कि हमारी जो हमारे के आंसर है। तो इसमें हम गुणनखंड के माध्यम से इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 3 × 3 ये 5 आ जाता है, तो 3 × 3 = 9, 5 × 45, तो टोटल हमारे प्रत्येक पंक्ति में लगे पौधों की संख्या हो जाएगी 45, जिससे हमारा यही आंसर है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन। एक वर्गाकार तार का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसे मोड़कर एक आयत बनाया गया। यदि आयत की लंबाई 16 है तो आयत की चौड़ाई बताइए। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हमें आयत का आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला पता होना चाहिए, तो आराम से लग सकता है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला कि एक कोई तार है, तार को मोड़ के वर्गाकार मोड़ा हुआ है, तो जिसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 144 है, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब इसी तार को क्या कर रहा है, वो मोड़ के आयत बना रहा है। तो तार तो उतना ही है, इसी को बस क्या कर रहा है कि इसको फैलाकर आयत के फॉर्म में कर दे रहा है, यानी कि तार का क्षेत्रफल उतना ही होगा। तार के क्षेत्रफल में कोई बदलाव नहीं आएगा, बस उसकी लंबाई चौड़ाई बदल जाएगी, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, तो उसका लंबाई चौड़ाई में अलग अलग कुछ नहीं होता। लेकिन आयत में लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है। तो हम क्या करते हैं कि तो इसमें दिया हुआ है कि तार को मोड़कर आयत बनाने पर आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर माना, आयत की चौड़ाई 1 सेंटीमीटर, फिर आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, आयत का क्षेत्रफल हो जाता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हम 16 बताया हुआ है क्वेश्चन में, और चौड़ाई हमने माना है x, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 16x सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो कि जितना वर्ग का क्षेत्रफल वही होगा, बस उसकी लंबाई चौड़ाई बदलेगी, उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए हमने क्या किया है कि जो हमने निकाला है आयत का क्षेत्रफल 16x सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको 144 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर कर देते हैं। तो इससे हम बस यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमारी जो कि हमने चौड़ाई माना था उससे आ जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करने के लिए 16x सेंटीमीटर स्क्वायर को इधर से 16 को पक्षांतर करते हैं, इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा तो भाग करेगा यानी डिवाइड करेगा। तो 16 9 144 होता है। सेंटीमीटर यहाँ है, 1 सेंटीमीटर यहाँ उससे कट जाएगा, तो बचेगा x बराबर 9 सेंटीमीटर, यानी कि चौड़ाई हमारी आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक कक्षा में 3x² प्लस 5x माइनस 9 बालक एवं x² प्लस 5x प्लस 4 बालिकाएं पढ़ती हैं। कक्षा में बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक है। तो इसमें बोल रहा है कि कक्षा में बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक है, मतलब कि बालकों की संख्या अधिक है, यानी कि हमको बालकों की संख्या में से बालिकाओं की संख्या घटानी पड़ेगी। तो इसको इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले बालिकाओं की संख्या लिख लेते हैं, बालिकाओं की लिख लेते हैं, फिर क्या करेंगे, दोनों में से बालिकाओं की संख्या अधिक बताने के लिए बालिकाओं की संख्या घटाना पड़ेगा। तो घटाने के लिए हम करते हैं कि दोनों को लिख लेते हैं, और घटाने में एक और बीजगणितीय घटाने में क्या होता है कि जो नीचे वाली राशियाँ होती हैं उनके चिन्ह जो होते हैं बदल जाते हैं। तो जैसे हम ऐसे नोट कर लिए, तो नीचे ये 4 का है साइन प्लस ऊपर का, तो नीचे माइनस हो जाएगा, 5x का ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस हो जाएगा, x² का धनात्मक है तो ये ऋणात्मक होता है। अब ऊपर वाले जो बदला हुआ चिन्ह है इसी के हिसाब से हम लोग अपनी संक्रिया कंप्लीट करेंगे।
तो ये माइनस का हो गया 4 और माइनस का 9, तो -9 और -4 कितना हो गया -13। अब ये देखो ये कैंसिल हो जा रहा है, माइनस का 5x है, माइनस का 5 है, प्लस का 5x है। विपरीत विपरीत चिन्ह वाले हैं तो असमान उनके हैं तो कट जाएंगे। अब यहाँ देखो 3x² में से -x², यानी कि 3 इसके कोई गुणांक नहीं है, इसका मतलब कि यहाँ एक ऑलरेडी इसका गुणांक है, तो 3 में से एक जाएगा तो 2x, तो ये हो जाएगा 2x - 13। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2x - 13। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि 10 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि 3, 5, x, 9 और 11 का समांतर माध्य बताइए। तो समांतर माध्य 7 है, सॉरी समांतर माध्य 7 है, और x का मान बताइए। तो इसके लिए हमको समांतर माध्य का पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं। तो समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं कि पहले हम संख्या जितने पद दिए होते हैं पद को गिन लेते हैं, कितने पद हैं। तो 5 पद हैं, 1 2 3 4 5, 5 पद हैं। और समांतर माध्य हमारा दिया है 7। तो क्या करते हैं कि समांतर माध्य बराबर हो तो पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो समांतर माध्य दे दिया है 7, तो समांतर माध्य लिख लेंगे, समांतर माध्य 7 हो गया। अब पदों का योग, तो पदों क्या थे, 3 पद हैं हमारे, 3 3 5 x 9 11, 3 5 9 x 11 को जोड़ लेते हैं। तो हमारा आ जाएगा 3 5 8 8 8 9 17, 17 और 11 कितना हो जाएगा 28, तो 28x। अब बटे पदों की संख्या 5। फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ 5 डिवाइड कर रहा है तो उधर जाएगा तो 7 में मल्टीप्लाई करेगा, 28 + x हो गया। तो अब 28 + x बराबर 35, 7 × 5 = 35, तो 7 × 5 = 35, तो 28x। तो यहाँ से x में ये जुड़ रहा है 28, इधर जाएगा तो माइनस करेगा, तो 35 में से 28 जाएगा तो हमारा बचेगा 7, यानी कि हमारा x की जो वैल्यू आएगी वो 7 आएगी। समांतर माध्य वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, जिसमें x की वैल्यू हमने निकाल ली है, कितना x की वैल्यू हमने निकाल लिया है यहाँ पे 7। अब आते हैं 11वें क्वेश्चन में। 11वां क्वेश्चन क्या है कि 9 ये समानुपाते वाला क्वेश्चन है, 9:x समानुपाते। अब ये 4 वाला जो सिंबल होता है इसको समानुपाते बोलते हैं, समानुपाते। और 9 और x के बीच में जो उसको अनुपाते बोलते हैं, और फिर x और 16 के बीच में इसको अनुपाते बोलते हैं। तो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 9:x समानुपाते x अनुपाते 16, जिसमें x का मान निकालना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, बहुत आसान तरीका है कि इसको सॉल्व करने के लिए हम जैसे क्या करते हैं कि अनुपात वाला ऐसे लिख लिए कि 9:x समानुपाते x अनुपाते 16। तो क्या करते हैं, पहले अनुपात का मतलब होता है ऐसे में, जैसे 9:x है तो इसका मतलब हुआ 9/x, मतलब पहला अंश हो जाएगा, दूसरा वाला हर हो जाएगा, बीच में अनुपात है उसका मतलब भागे है। तो ऐसे कर लेंगे, पहला वाला 9:x और समानुपाती की जगह पे हम = का साइन लगा देते हैं, फिर पहला वाला अंश हो जाएगा, दूसरा वाला हर हो जाएगा, तो ऐसे लिख देते हैं। तब इसके बाद फिर हम इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं, जब बराबर का साइन होता है तो तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो तिर्यक गुणा कर देंगे तो 16 16 × 9 हो जाएगा, और x × x हो जाएगा, तो x × x हो जाएगा x²। और 16 × 9 को हम उसको क्या करते हैं, जब देखते हैं कि स्क्वायर है तो उसको मतलब गुणनखंड कर लेते हैं, क्योंकि हमको वर्गमूल ही निकालना पड़ेगा। तो 3 × 3 कर लेते हैं 9 का, और 4 × 4 कर लेते हैं 16 का। अब x² की जगह पर अब x का मान निकालना है, तो इधर जब स्क्वायर इधर जाएगा तो ये गुणनखंड वर्गमूल निकालने के लिए हो जाएगा। तो वर्गमूल निकालेंगे तो अभी पहले बताए थे कि जोड़े में से एक एक निकाल लेते हैं, तो इस जोड़े में से एक निकाल लेंगे, इस जोड़े में से एक निकाल लेंगे। x = तो हमारा हो जाएगा, इसमें से आ जाएगा ये 3, इसमें से आ जाएगा 4, तो 4 × 3 12, x = 12 आ जाएगा। जैसे कि हमारा
समानुपात वाले क्वेश्चन का हमारे एक्स की वैल्यू आ जाएगी 12। अब आते हैं हम अपने लघुत्तरी क्वेश्चन पे। लघुत्तरी क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 3√3 सेंटीमीटर है, असमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए? भुजा पता होना चाहिए, क्योंकि इसका क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई तो हमको दी हुई है कितना कि 3√3 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल निकालने के लिए पूछ रहा है, लेकिन समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो 3√3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है। तो भुजा तो हमको पता नहीं है, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा ज्योमेट्री के माध्यम से इसका वैल्यू निकाल लेंगे भुजा की। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि तीनों भुजाएं समान हैं। तीनों भुजाएं समान हमने ऐसे खींच लिया, तीनों भुजाएं समान हैं, खींच लिया। तो इसमें यक्स मान लिया, इसको यक्स मान लिया, इसको यक्स मान लिया, और नीचे भी यक्स, तीनों सेम है। लेकिन ये जो इसकी बीच की ऊंचाई है वो हमको पता है 3√3 है, और ये जो सामने वाले भुजा पे मध्य बिंदु को मिलाने वाले पे ही इसकी हाइट हमको पता चलती है। तो ये इसको x/2 में डिवाइड कर देगा। तो नीचे वाले फिर हम यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? कोण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कोण क्या है? 90 अंश के सामने वाला कोण होता है। तो 90 अंश के सामने वाला कोण होता है, तो 90 अंश कौन सा है? 90 अंश ये वाली है, तो इसके सामने वाला ये होगा कोण। तो कोण हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, और आधार ये हो जाएगा, नीचे वाला आधार हो जाएगा, जो ऊपर खड़ा है ये लंब हो जाएगा। जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है आधार के साथ, ये लंब हो जाएगा। तो लंब दिया हुआ 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा, और आधार हो जाएगा x/2 का स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए इधर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर स्क्वायर बाई x/2 का होल स्क्वायर है, तो ये आएगा इधर, तो x² बाई 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 का वर्ग हो जाएगा 9, और √3 का हो जाएगा 3, क्योंकि अंडर रूट में कोई चीज़ होती है उसका स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ से फिर हम सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 4 आ जाएगा। फिर यहाँ से 4x² माइनस x², ये इनका मल्टीप्लाई कर दिए तो 27। अब यहाँ आ गया, अब 4x में से x घट जाएगा, फिर x² इक्वल टू 27। अब इधर ये डिवाइड कर रहा है 4, तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा। ये x से सॉल्व कर लिए तो हमारा आ जाएगा x² बराबर, यहाँ बाई 3 किया है तो बाई 3 ये 9 टाइम्स कट जाएगा, तो 9 तिरक 27, तो ये 9 हो जाएगा, और 9 चौको 36, यहाँ 9 गुणे 4, तो 9 चौक 36। फिर इसको भी हम लोग क्या गुणनखंड कर लेंगे, 3 गुणे 3, 2 गुणे 2, 4 को, 3 को, इधर 9 को। तो फिर x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये यहाँ ऊपर x² था, नीचे जब x करेंगे तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, तो फिर वही चीज़ होगा, तो जोड़े में से एक निकल के चला आएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 3 × 2 6, यानी कि हमारा x की वैल्यू, यानी कि अभी हमारी क्या है, x क्या हमने माना था, ये भुजा है, भुजा, तो भुजा है, तो भुजा तो पता चल गई। अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फार्मूला, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर, तो भुजा हमें पता चल गया, तो 3√3/4, अब भुजा क्या थी 6, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। और फिर ये 4 से कटेगा, 9 टाइम्स कटेगा, 9 बार कटेगा, 9 बार कटेगा, तो 9 गुणे √3, तो √3 यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना ज़रूरी है, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा, तो तब इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल 9 गुणे √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं हम अपने
दूसरे क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन ये भी रिपीट है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 2020 वाले पेपर में कि यक्स के पावर 4y माइनस वाई, नहीं, यक्स के पावर 4y माइनस यक्स वाई के पावर 4 का गुणनखंड कीजिए। तो इसके लिए हमको कुछ नहीं, जैसे पहले किए थे वैसे ही करना है। बस इसमें एक चीज़ है कि हमको एक्स और एक्स माइनस वाई का इस वाले टाइप का हमको फार्मूला याद होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसमें भी एक्स वाई कॉमन कर लिए, तो एक्स कॉमन करेंगे यहाँ से तो एक्स क्यूब बचेगा, यहाँ से वाई चलाएगा तो बचेगा एक्स क्यूब, और दूसरे वाले में से करेंगे तो एक्स चलाएगा और वाई के पावर बचेगा 3। तो अब आ गया हमारे पास ये एक्स माइनस वाई का एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो इसके लिए फार्मूला होता है, जैसे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है तो इसका होता है एक्स माइनस वाई, तो पहले वाले में होगा, और दूसरे वाले में क्या करेंगे, यहाँ प्लस है ना या माइनस है तो इसमें अंदर वाले में सब प्लस हो जाएगा। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यही एक्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होता तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक्स प्लस वाई एक क्वेश्चन में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई कर देते हैं, ये होता है फार्मूला। अब आते हैं हम अपने 14वें नंबर के क्वेश्चन पे कि √121 √64 माइनस √0.04 प्लस 0.16 का मान ज्ञात करिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आसान सा तरीका है कि √121 है तो 121 के गुणनखंड कर लेंगे। तो 11 गुणे क्या होता है, 11 गुणे 11 हमारा 121 होता है। तो √11 गुणे 11 लिख लिए। अब 64 को क्या लिख सकते हैं, √8 गुणे 8। अब आते हैं इस वाले पे, यहाँ तक तो सही था, यहाँ तक दशमलव दिया है तो इस वाले के लिए करेंगे माइनस अंडर रूट। अब दशमलव को हम लोग बदल लेते हैं, उसको दशमलव हटा के चेंज कर लेते हैं परिमेय में। तो परिमेय में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/100। देखो दो दो अंक पे दशमलव, इसका मतलब नीचे 2 जीरो वाली संख्या होनी चाहिए, यानी कि 100 2 जीरो वाली होगी। अब यहाँ भी ऐसे कर लेंगे, 16/100 हो जाएगी, 16/100। तो यहाँ अब क्या बताए कि वर्गमूल निकालेंगे, जोड़े में से निकल जाता है, एक जोड़े में से निकल के चला आया 11, इसमें से निकल के आएगा तो 8, तो इसमें से 8 आ गया। अब आया सवाल यहाँ पे, तो यहाँ पे निकालेंगे तो √4 की वैल्यू हो जाएगी हमारे 2, √100 की वैल्यू हो जाएगी हमारे 10। तो 2/10 हमारा आ जाएगा इस वाले का। इसका आ जाएगा 16 का आ जाएगा 4 और 100 का आ जाएगा 10। तो इस हिसाब से हमारा आ गया 11 8 2/10 4/10। तो 11 8 ये तो सेम है तो इसको ऐसे रहने देंगे इसका। अब इसको फिर इसका भाग देंगे तो आएगा हमारा 0.2, क्योंकि नीचे एक जीरो हो तो एक अंक पे दशमलव लगा देगा तो 0.2 आ जाएगा। नीचे यहाँ भी एक जीरो है तो ऊपर एक दशमलव पर लगा देगा तो ये आ जाएगा 0.4, ये आ जाएगा हमारा 0.2 अब यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ ये माइनस का साइन है, ये प्लस का साइन है, तो ये इसमें से घट जाएगा। तो 0.4 में से 0.2 जाएगा तो 0.2 बचेगा। अब इसको जोड़ देते हैं तीनों को, तो ये 11 8 19 हो जाएगा, 19, सॉरी ये प्लस का साइन रहेगा, यहाँ पे प्लस का आएगा क्योंकि ये बड़ा वाला है तो ये प्लस का साइन आएगा, सॉरी। तो 19.2 हो जाएगा ऐड करने पे, ठीक, ये हमारा आंसर है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 15 नंबर का कि एक काम 30 मजदूर 16 दिन में करते हैं तो 12 मजदूर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो इसके
इसकी गणना करने के लिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके लिए हम एक फार्मूले का यूज करते हैं, m1 d1 इक्वल टू m2 d2। तो इसके से आसानी हो जाएगी। ये m1 क्या है, ये आदमी की संख्या है, ये आदमी की संख्या है, ये दिन की संख्या है। किसी काम को करने के लिए ये आदमियों की संख्या होगी, ये दिन की हो गई। ये दूसरे उसी काम को करने के लिए आदमी की संख्या और कितने दिन में करेंगे जो हमको नहीं पता है वो चीज़ें। तो D2 लिख दिए, m1 d1 m2 d2। आदमी की संख्या होगी, ये आदमी हो गया मैन, आदमी, ये हो गए दिन। उसके हिसाब से फिर तो पहले क्या दिया है कि 30 आदमी किसी काम को 16 दिन में करते हैं। 30 आदमी किसी काम को 16 दिन में करते हैं। उसी काम को 12 आदमी कितने दिन में करेंगे, तो बस ऐसे ही करके सॉल्व कर देना है। तो 30 इंटू 16, इधर ये 12 मल्टीप्लाई करे, उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा। तो D2 इक्वल टू आ जाएगा हमारा 30 गुणे 16 बटे 12। तो देखो 4 से कटते हैं, 4 3 12 और 4 चौको 16, 4 चौको 16 ये हो गया। फिर ये 3 से कटेंगे 30 को तो 10 बार, तो 10 चौको 40, तो आ जाएगा हमारा D2। यानी कि जो 12 लोग हैं वो 40 दिन में काम कंप्लीट करेंगे। तो ये भी क्वेश्चन लग गया। इस टाइप से दूसरे क्वेश्चन आएंगे तो भी आसानी से लग जाएंगे। अब आएंगे ये माध्यिका, ये भी क्वेश्चन हमारे 2020 वाले पेपर में रिपीट था। माध्यिका, तो माध्यिका तो 4 11 16 15 12 5 7 9 10 की माध्यिका ज्ञात करिए। तो ये भी आसान है, बस दो टाइप के फार्मूले होते हैं पदों की संख्या के हिसाब से। अगर पदों की संख्या सम है तो उसके लिए हो जाता है माध्यिका। पदों की संख्या सम होने पे माध्यिका हो जाएगी हमारी n+1/2, n/2 होती है। और जब विषम होता है n+1/2 वहाँ पद, मतलब कि जो हमारी ये दी होती है संख्याएं, उनको क्या करते हैं पहले हम या तो अवरोही या आरोही क्रम में कर लेते हैं। तो हमने क्या कर लिया, पहले इसको आरोही क्रम में कर लिया। तो आरोही क्रम का मतलब होता है पहले छोटा, उसके बाद जस्ट बड़ा, उसके जस्ट बड़ा, तो लास्ट में सबसे बड़ा। तो ऐसे कर लेते 4 5 9 10 11 12 15 16, ऐसे आरोही क्रम में कर लिए। पदों की संख्या n जो होती है इसको हम काउंट कर लेते हैं, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9। पदों की संख्या 9, 9 क्या है, विषम संख्या है, यानी विषम संख्या। तो इसके लिए हम माध्यिका की विषम संख्या वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो विषम संख्या के लिए क्या होता है कि n+1/2 पद होता है। तो n+1 यानी कि n इसमें क्या है, n की वैल्यू 9 है, तो 9 + 1/2, तो 9 1 10, 10/2 यानी पाँचवा पद। पाँचवा पद तो अब हम जो आरोही क्रम बनाए हैं उसमें देखेंगे पाँचवा पद कौन है, एक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा पद यानी कि 10, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 10। माध्यिका क्या हो जाएगी हमारी 10। अगर यही जो पदों की संख्या दिया हुआ था ये हमारा अगर सम संख्या आ जाता तो उसके लिए फार्मूला क्या अप्लाई करते हैं कि n/2 पद, बस यही हमारा आंसर हो जाता। तो इस हिसाब से हमने ये वाला क्वेश्चन लगा लिया, तो इसका आंसर हमारा आ गया 10 सॉल्व करने पे। अब आते हैं लास्ट 17वें क्वेश्चन पे, जो कि है त्रिभु वर्ग और वृत्त दोनों को एक ही में समाहित कर दिया है और उसमें से निकालना है उसका परिध। तो है निम्नांकित चित्र में ABCD एक वर्ग है, वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर है। वर्ग के अंतराल खींचे गए परिधि की गणना कीजिए। यानी कि ये ABCD कोई वर्ग है, वर्ग के एकदम सटे हुए उसको वृत्त खींच दिया है। तो वृत्त का बोल रहा है कि हमको इसकी परिधि ज्ञात करिए। यानी परिधि का मतलब क्या होता है, ये चीज़ें, ये चीज़ कितनी आएगी, इसको परिधि बोलते हैं। तो वृत्त की भुजा 7 सेंटीमीटर,
तो वृत्त की भुजा तो हर जगह समान होगी, यहाँ 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 हर जगह होगी। तो हम लोग देखते हैं कि ये वृत्त के मध्य को मिलाने वाली जो होगी इसकी व्यास, वो क्या होगी, वृत्त के वर्ग की भुजा होगी, जो वृत्त का क्या होगी, वृत्त का व्यास कहलाएगी। तो वही d बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे जो वर्ग की भुजा होगी 7, जो कि वृत्त का व्यास और वर्ग की भुजा दोनों समान है, जो कि चित्र में दिखाया गया है। ये मध्य में जो खींचा गया है ये चीज़ें, ये वृत्त का व्यास है, लेकिन वृत्त का जो व्यास है वही वर्ग की भुजा के बराबर भी होगी, क्योंकि वर्ग की भुजा हर जगह समान होगी। तो 7 हो गई। अब जब हमको उसकी व्यास पता चल गया तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, उसका त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो त्रिज्या पर क्या होता है, व्यास की आधी होती है त्रिज्या। तो व्यास को आर, त्रिज्या को आर और व्यास को डी बोलते हैं, डी से निरूपित करते हैं। तो d/2 हो जाता है। तो r बराबर हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। अब वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr। r मतलब वही इसमें रेडियस वाला, d इसमें उसका रेडियस का दोगुना हो जाता है, d जिसे दिखाते हैं डायमीटर होता है। तो हम वृत्त की परिधि की फार्मूला लिखते हैं 2πr। इसमें 2 पाई का वैल्यू होती है 22/7 और r बराबर हम लोगों ने ऊपर निकाला है 7/2। तो 7/2, तो यहाँ से 2 से कट गया ये 2, 7 से ये 7 कट गया। अब बच्चा क्या, 22 बेटा। तो परिधि, वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी हमारी, 22 सेंटीमीटर। यूनिट लिखना बिल्कुल ना बोले, नहीं तो 1 नंबर कट जाएगा। अब आते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन 18वें नंबर पे क्वेश्चन पे, जो कि ये भी आसानी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक प्रमेय का प्रयोग हुआ है। अब देखते हैं इसमें क्या बोला है कि निम्नांकित चित्र में ए बी सी डी एक त्रिभुज है, यानी कि ए बी सी डी ये त्रिभुज दिया हुआ है, ए बी सी डी त्रिभुज है। ए बी के मध्य बिंदु, ए बी के मध्य बिंदु ये हैं दोनों, इनको मिलाने वाली ए बी के मध्य बिंदु डी और ए सी के मध्य बिंदु, ए सी के मध्य बिंदु ये ई को मिलाया गया है। जो डी ई है यही मिलाया गया है। यदि बी सी की माप, बी सी की माप ये 6 सेंटीमीटर हो, तो डी ई की माप निकालनी है, इसकी माप निकालनी है इस वाले की। और पूछ रहा है बी सी और डी ई में क्या संबंध होगा, डी ई और बी सी में क्या संबंध होगा, ये भी पूछ रहा है। तो इसको लगाने के लिए हम पहले क्या करते हैं कि फिगर ड्रा कर लेते हैं। फिगर ड्रा कर लिए, ये नीचे वाले बी सी 6 सेंटीमीटर दिया है, डी देखो, तो बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर। ए बी और ए के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो भुजा है वो डी ई है, जो डी ई है यहाँ पे। तो इसका रिलेशन क्या होगा, डी ई इक्वल टू हाफ ऑफ, मतलब बी सी जो है नीचे वाली भुजा होगी इसकी आधी होगी। ये एक प्रमेय है त्रिभुज का कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा की आधी होती है। तो तीसरी भुजा की आधी होती है, तो तीसरी भुजा कौन सी बच रही है, अब ये इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को ले ही लिया है, इन दोनों की ये मध्य बिंदु को। तो तीसरी भुजा यही बी सी बच रही है, तो बी सी जो बच रही है तो इसकी आधी हो जाएगी, तो वही बी सी की आधी हो जाएगी ये प्रमेय के अनुसार। तो 1/2 गुणे 6, तो 3 सेंटीमीटर। और पूछ रहा है कि इसका संबंध क्या होगा, तो जो डी ई होगा वो डी इक्वल टू बी सी बटे 2, ये होगा संबंध हमारा। बस ये हुआ हमारा आखिरी क्वेश्चन समाप्त। आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आगे वाले क्वेश्चन सीरीज को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। ओके।